पिछले वीडियो में हमने 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में रियल एनालिसिस वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था केवल हमको 4 चीजें पढ़नी है उसमें, ठीक है। विभाजन प्रमेयिका के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। क्या होती है विभाजन प्रमेयिका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार से विद्यमान होती हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में, ठीक है ना। और इस पर कुछ डिपेंड सवाल थे, मैंने आपको करवाए थे और कुछ सवाल होमवर्क में भी आपको दिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आर यू रेडी? कॉपी पेन खोल के बैठ जाइए और समझिए ध्यान से। ये बहुत इजी है। अगर हमको फंडामेंटल चीजें याद सही तरीके से पता है पहले से, तो इन सवालों को करने में कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा हर चीज। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लगेगा। तो इसमें विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यहां पर दो चीजें मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, प्रमेयिका और एल्गोरिथम। प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका जो है ये पहले से ही सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, जिसका प्रयोग हम अन्य प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं। राइट? प्रमेयिका क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम जो है ये एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम क्या है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी समस्या को हल करने की हमको विधि प्रदान करती है। किसी भी समस्या को हल करने की हमको विधि प्रदान करती है। अब यहां पर समस्या क्या है? हमारे पास प्रॉब्लम क्या है जिसमें हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं? हम यहां पर इसकी मदद से एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालना सीखेंगे। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकालना कैसे निकालते हैं। हालांकि आप ये पहले से जानते हैं, आपने अभाज्य गुणनखंड की मदद से आपने इसको सीखा था। किन्हीं दो संख्याओं को अगर दी है कोई दो संख्याएं, मैं एक बार आपको रिमाइंड कराता हूं। जैसे आपको पता करना है 24 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, एक बार रिमाइंड कराता हूं आपको। आपने पहले कैसे सीखा था इसको? तो आप लोग क्या करते थे इसका, आप लोग यहां पर 24 के गुणनखंड करते थे और 16 के गुणनखंड करते थे, ठीक है ना। ध्यान होगा आपको। इसमें जो कॉमन फैक्टर होते थे, 2 दूनी 4, 8 या 24, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। यहां पर जो कॉमन फैक्टर होते थे वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या है? यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ 24 16 का कितना आएगा? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इसका एचसीएफ आएगा 8। ये पहले आप सीख चुके हैं, ठीक है ना। हम यहां पर एल्गोरिथम को सिखाएंगे हैं और इसके यहां पर हम प्रमेयिका का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ध्यान देंगे आप। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट क्या होगा, हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को हम लोग लेंगे यहां पर।
स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ा इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सवाल को रटाना नहीं है, मैथमेटिक्स को समझाना है। अगर आपके समझ में आ गया तो सवाल तो आप खुद लगाएंगे। अगर आपको समझना है केवल सवालों को करना क्या है, उसकी मैकेनिज्म समझनी है, क्रियाविधि समझनी है। अगर आपके समझ में सवालों को लगाना आ गया तो कोई भी सवाल हो फिर आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सवाल को रटेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, फिर आप उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। तो सवाल को लगाना कैसे है वो चीज आपको सीखनी है। जैसे मैंने आपको बताया a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास प्रमेयिका है, इसका प्रयोग आप करेंगे तो इसकी मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले आप देखें एचसीएफ निकालने की क्रियाविधि क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको निकालने की मैकेनिज्म क्या है, हमारे पास क्रियाविधि क्या है, क्रियाविधि क्या है, हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। ओके, देखें सबसे पहले कोई भी धनात्मक दो पूर्णांक दिए हुए हैं, यहां पर a बड़ा होगा और b छोटा होगा, तो यहां पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, राइट। r का मान जो होगा वो b से कैसा होगा, छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। इफ r इज इक्वल टू 0, अगर यहां पर पहले ही बार में r 0 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो यहां पर जो b होगा आपका वो HCF कितना होगा, b होगा। ये जो b होगा आपका वो क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ये आपका भाजक ही HCF बन जाएगा। ओके, बाई चांस ऐसा हुआ कि पहली बार में आपने इसको विभाजित किया और पहली बार में विभाजित नहीं हुआ, ये आपने फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया, यहां पर कुछ शेष बचा, कुछ शेष बचा, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पे जाएंगे और जो आपका भाजक था, जो b था, आपका डिवीजर था, और यहां पर जो रिमाइंडर था, ये आपका जो डिवीजर है वो डिवाइडेंड बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा, ये v आपका इज इक्वल टू, यहां पर जो r है, अब r किसका काम करेगा, ये r किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। यहां पर q की जगह कुछ और संख्या आ सकती है, मान लीजिए c आ गई और प्लस यहां पर r1 अब की बार आ गया। ओके, तो यहां पर इस प्रकार से अब r1 अगर यहां पे 0 आ गया तो यहीं पर आपका जो r होगा ये क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। और अगर r आपका 0 नहीं आया तो फिर से ये r और r1 लेकर के आप इसी क्रिया को आगे दोहराएंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, एल्गोरिथम क्या है, एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है, और जब तक कि आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको ये कंटिन्यू रखना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, जब तक कि शेषफल आपका 0 नहीं आएगा तब तक आप इसे कंटिन्यू रखेंगे, लगातार जारी रखेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट क्या है हमारा, जैसे मिल गया तो इसमें सेट है। देखें आप इसका क्या है, पहला सवाल क्वेश्चन बोलना, अरे नंबर बोलो। HCF निकालना है मुझे 135 और 225 का, 135 और 225 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, A का मान क्या आएगा बेटा 225 और B का मान क्या आएगा 135 आएगा, ठीक है ना। विभाजन एल्गोरिथम से देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड क्या आएगा आपका, बताइए ध्यान से। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान क्या होता है, b से छोटा है, 0 से बड़ा होता है। इसको लिखिए ध्यान से, 225। इसको आप 1 मिनट में आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां पर सॉरी 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, ध्यान देना यहां पर, तो कितनी बार जाएगा, टाइम एक बार जाएगा। कितना बचेगा शेषफल आपका, इसको लिखेंगे 135, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 कितना आएगा 9। आपका 90 रिमाइंडर है, शेषफल बचा ना आपका। तो आप कैसे इसको लिखेंगे, आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 90 आया, 0 नहीं आया, ठीक है ना।
तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 225 बराबर 135 कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना है आपका यहाँ पर है 90। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था अगर ये 0 हो जाता यहाँ पर तो 135 आपका एचसीएफ बन जाता, लेकिन अब क्या करेंगे, अब फिर से अगले स्टेप में जाएंगे आप। अब 135 135 को आप किससे भाग करेंगे, जो रिमाइंडर होगा इससे भाग करना है 90 से, ठीक है ना। तो आप कितनी वाले जाएंगे इसको, एक बार 90 आया, कितना बचा आपके पास 45। तो सेकेंड स्टेप आपका हो गया 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। क्लियर हुआ। फिर भी 0 अभी नहीं आया, अब क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से अगला स्टेप, यही प्रोसेस आपको अपनानी है बार बार। कब तक अपनानी है, कब तक अपनानी है, जब तक कि 0 ना आ जाए। ओके, फिर आप देखें नेक्स्ट, अब आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आपको 90 को डिवाइड करना है किससे, 45 से। कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। ये आपका कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब आप यहां लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 45 जिस संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा वो संख्या HCF कहलाएगी उन दोनों पूर्णांकों के लिए। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो HCF कितना हो गया आपका, HCF ऑफ 225 135 इज इक्वल टू 45। यही आपका आंसर है। ये आपका कितने चरणों में पूरा हुआ, 1 2 3, 3 स्टेप में आपका ये सवाल। एल्गोरिथम विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या मैंने बताया था, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो किसी समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। तो ये एक श्रृंखला है चरणों की जो कि हमको एचसीएफ निकालने के लिए ये एक नियम दे रही है, हमने इसको यहां पर यूज किया। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आपके लिए। इसी प्रकार से आपको सभी सवाल लगाने हैं, जो भी एचसीएफ निकालने हैं आप लगा लेंगे अब, ठीक है ना। अगर कोई सवाल आपसे नहीं लगता, इसी प्रकार से सारे सवाल लगाने हैं। मैं 2 आपको एग्जाम्पल देता हूं और होमवर्क के लिए वो आप लगाएंगे, ठीक है ना। कौन कौन से बेटा बोल दीजिए फटाफट। पहला होमवर्क के लिए 196 व 38,220 और सेकंड है आपका 867 225। इन दोनों का आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है ना। निकालेंगे आप इसको। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में और आपकी एक्सरसाइज के हैं, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है दोनों, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लिख लीजिए आप, लिख लिए होंगे आपने, उम्मीद है मुझे। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, क्या क्वेश्चन है सब बताइए हमको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ये हमारा क्वेश्चन हमारा तीसरा है, आर्मी वाला। क्या क्वेश्चन तीसरा है हमारा, कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा है, जरा इसको बोलो क्या है क्वेश्चन हमारा। किसी परेड में धीरे से किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी, एक मिनट, 616 सदस्यों वाली एक एक सेना की टुकड़ी सेना की टुकड़ी को 32 एक मिनट को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे एक आर्मी बैंड के पीछे
मार्च करना है। मार्च करना है, ठीक है ना। दोनों समूहों ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1.1 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। दोनों समूहों को मार्च करना है दोनों समूहों को दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो आपको स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है। अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल को समझिए एक बार फिर से। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी के पीछे मार्च करेगी। अब आप समझिए, जैसे ये आर्मी बैंड है, ये 32 इस प्रकार से ये आपके हैं, ये आर्मी बैंड जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या है? आर्मी बैंड की पंक्तियां हैं, और इनके पीछे से 616 जो मेंबर हैं इसके, ये परेड करेंगे ऐसे, इसके पीछे चलना है, ठीक है ना। आपको बताना यह है कि दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। ये जो आपके पिलर होंगे वो कैसे होंगे? स्तंभ कैसे होंगे? समान होंगे। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो आपको निकालना क्या है इसमें? HCF निकालना है। क्या निकालना है आपको इसमें? HCF आप निकालेंगे। देखें आप ध्यान से, हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF आप 616 इंटू 32, ठीक है ना। किसका प्रयोग करेंगे? विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 616 बराबर 32 गुणे कितना आएगा? देखो आप 616 को किससे भाग करेंगे? 32 सेकंड 32, कितना बचा आपका? 9। यहां कितना बचा? 5, 2 बचा, यहां आ गया 6। कितनी बार आएगा बताओ? 9 बार। 9 2 18, ये आपका आ गया। कितना बचा? 8 बचा। ये हो जाएगा आपका 90 टाइम्स आएगा ये, और प्लस 8। तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप फिर आगे जाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा आपके लिए? 32 इज इक्वल टू 8 इंटू कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स प्लस 0। रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो यहीं पर खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका HCF कितना हुआ? HCF आपका हो गया 616 32 इज इक्वल टू 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 8। तो आप लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ये आपका आंसर हो गया बस, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सिर्फ समझिए ध्यान से और उनको लगाइए। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसको आप सॉल्व कर लेना और ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी प्रकार से, इसको हम रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ग वाला। कौन सा क्वेश्चन है? बोलिए क्वेश्चन। दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम एक मिनट, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1। नो, कौन सा सवाल बोल? मैंने कहा ना, चौथा क्वेश्चन। 3q + 1 कोई भी धनात्मक
क्वेश्चन आपका है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होता है। 3q प्लस 2 के मतलब क्वेश्चन आपका ये 4 है, एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसका वर्ग करेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वो किस रूप में होगा, या तो 3q होगा, या 3q प्लस 1 होगा, या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखिए आप इसको प्रूफ करते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, और बी का मान क्या होगा यहाँ पर 3। ये मैं आपको बता चुका हूं पहली वीडियो में कि बी का मान क्या होगा 3 आएगा। और यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान क्या होगा 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, a बराबर 3q प्लस r, r का मान क्या होगा 3 से छोटा। तो r के मान क्या होंगे, r के संभावित मान बताओ फटाफट, 0 1 2 ये होंगे ना। तो संख्याएं क्या होंगी यहां में हमारी, सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे 3q प्लस 1, ये आप देखिए ध्यान से, यहां से 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 ये तो होंगे ना। देखें आप ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3q का स्क्वायर कितना आएगा 9q स्क्वायर कितना आएगा 9q स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, ओके। और ये क्वेश्चन आपका, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ये आपका यहाँ पे होगा 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, ये क्वेश्चन आपका 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 इस रूप का होगा, के रूप का होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा देखें आप ध्यान से, तो ये आपका 3q स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे हम, अगर आप देखें 3 इज इक्वल टू 3m, इसको लिख सकते हैं, m को हमने क्या मान लिया 3q स्क्वायर मान लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलो इसको, कितना आएगा 6q और प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है ना, 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1, तो ये हो गया आपका 3m प्लस 1, जहां m का मान क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। नेक्स्ट थ्री कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, इसको भी आप लिखेंगे 3m प्लस 1, यहाँ m का मान क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। अब आपने देखा सवाल आपका था दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप देखें यहाँ पर हमने 3q का वर्ग किया, वो भी 3m के रूप का आ गया, 3q प्लस 1 का स्क्वायर किया, वो भी 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, और 3q प्लस 2 का स्क्वायर किया, वो भी आपका 3m प्लस
1 के रूप का आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। ये आपकी एक्सरसाइज थी 3.1.1। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, हमारा अगला टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। इसको आप समझ, ये प्रमेय क्या कहती है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कराऊं। 6 के फैक्टर क्या होंगे, अगर आपसे कहें 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 के अलावा कुछ और हो सकते हैं क्या, बताइए। नहीं हो सकते ना। 2 एंड 3 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। ये 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर। क्या है ये, प्राइम नंबर। इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य होती हैं, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो स्वयं से अथवा 1 से डिवाइड होते हैं। वो आपके ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, केवल उन संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, यहाँ अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इसमें हम देखें कौन कौन से प्राइम नंबर हमारे हैं। छांटेंगे यहाँ पे, एक को छोड़ के, एक हमारा, ठीक है ना, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 11 13, ऐसे गोन आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये वो संख्या स्वयं से कटेंगी, किसी और से नहीं कटेंगी, ठीक है ना। 2 सब अभाज्य क्या है, 2। एक बात ध्यान रखना, सबसे क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो बहुत से बच्चे 1 लिख देते हैं। 1 नहीं होगा, क्या होगा हमारा, 2 होगा। यहां पर मिस्टेक नहीं करना है। पिछली बार टेट में क्वेश्चन आया था कि बताइए अभाज्य संख्या सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर क्या होता है, सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो कौन सी होती है, 2 होती है। और बहुत से लोगों ने 1 पर टिक किया था, तो इसका ध्यान रखें, 2 होती है। विषम संख्या 1 आएगी। अगर आपसे कहा जाए ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। ऑड नंबर स्टार्ट यहां से होता है 1 3 5 7 9, ये आपके ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं। लेकिन अभाज्य संख्याएं केवल वो संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी से नहीं कटेंगी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो यहां पर मैंने आपसे कहा था कि हमें इन संख्याओं के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम नंबर। अब आप देखें ध्यान से, 6 के हमने फैक्टर किए 2 इंटू 3, 2 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता, 3 का कोई फैक्टर और नहीं हो सकता है, तो ये अभाज्य गुणनखंड इसके हो गए ना। तो यहां पर देखें 6 इसी रूप में दिखा सकते हैं, इसका और कोई भी तरीका और है ना। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, ध्यान से समझना मैं आपसे क्या बता रहा हूं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर मेरी बात को ध्यान से समझें, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना।
तो आप देखें, मैंने आपसे यहां पर दो तीन शब्द बोले। एक तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। दूसरा बोला अद्वितीय रूप में, अद्वितीय रूप में। आप इसको समझिए, अद्वितीय मैंने क्यों बोला? ये अद्वितीय होंगे, यूनिक फैक्टर होंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकते, राइट। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ये जो भाज्य संख्या है इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। और कैसे? अद्वितीय रूप में, ठीक है ना। दूसरा यहां पे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। ठीक है ना। तो सीक्वेंस का कोई यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग करते क्या है, सीक्वेंस को हमेशा एक आधारभूत प्रमेय समझिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? किसी भी भाज्य संख्या को देखें आप ध्यान से, किसी अभाज्य जा सकता है, किया जा सकता है। ये आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है, ठीक है ना। फिर समझिए, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसमें मैंने अभी आपको बताया था। और यहां पर क्या आएगा? क्रम का कोई महत्व नहीं। आरोही या अवरोही क्रम कुछ भी हो सकता है, आरोही या अवरोही क्रम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी क्रम आपका हो सकता है, ठीक है ना। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी इसका बताया। आप 12 लीजिए, 2 इंटू 3, एक से अधिक भी, एक से उसको पावर के रूप में लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है ना। अगर यहां आ गया आपका 36, कैसे लिखेंगे इसको? बोलो। 2 इंटू 2 इंटू 2 हम्म, इंटू 2 इंटू बताओ। 2 की पावर 5। 3 इंटू 3, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 2 अगर सेम आपका प्राइम नंबर आ रहा है, उसको क्या लिखेंगे? पावर के रूप में उसको लिखेंगे आप, ठीक है ना। अब यहां पर अभाज्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कहां कहां होता है, यहां पे हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप देखेंगे। इसका प्रयोग यहां पर हम क्या करेंगे? धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने में। नंबर 2, ये आपका हो जाएगा सेकंड, संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना।
संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना, नंबर 2। और नंबर 3 आपका आएगा, नंबर 3 क्या है? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं का प्रसार निर्धारित करना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बताना पड़ेगा, इसकी मदद से आप बताएंगे कि अशांत प्रसार है कि शांत है, ठीक है ना। अशांत आवर्ती या शांत है, कैसा है वो आपको यहाँ पर इसका प्रयोग करके आपको बताना है, ठीक है ना। आपके समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में करेंगे, ठीक है ना। अब आप देखें थोड़ा सा इसको देख लिया। आपको मान लीजिए ए बी सी डी कोई भी ये धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं, ठीक है ना। मतलब मैं आपको समझा रहा हूं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का चार संख्याएं हैं, हालांकि अधिकतम मोस्टली 2 संख्याएं आपको दी होंगी, आपको उसका एचसीएफ या एलसीएम निकालना होगा, या 3 होंगी संख्याएं। अगर 4 संख्याएं होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखें क्या करेंगे, अगर हमें बाई चांस इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, ए बी सी डी, तो आप क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक संख्या का क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, और इसमें से उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की कौन सी घात आएगी, लघुत्तम। आपसे कहा जाए कि सभी चारों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, और उसको लिखने के बाद हमें क्या देखना होगा, जो उसमें उभयनिष्ठ है, कॉमन है, जो भी कॉमन है, कॉमन अभाज्य संख्या की न्यूनतम घात वाली सभी संख्याओं का गुणनफल। मैं अभी आपको समझाऊं, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 24 का क्या आएगा प्राइम फैक्टर बताइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 32 का क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स। अब आप देखिए मैंने क्या लिखा था, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या, इसमें उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन कौन सी संख्या है, कॉमन संख्या हमारे पास है केवल 2, देखिए ध्यान से, ये 2 नंबर, ये आपका केवल उभयनिष्ठ है, और कोई भी 3 यहां पे है, यहां पे इसमें 3 नहीं है ना। तो उभयनिष्ठ संख्या की न्यूनतम घात क्या है, यहां पर 2 की पावर, जो ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 और 2 की पावर 5, तो सबसे कम
घात किसमें है? यहां पर है। इसकी घात कितनी है? 1। इसकी घात कितनी है? 3, इसकी घात कितनी है? 5, इसकी पावर 1, इसकी पावर 3, इसकी पावर 5। तो आपको क्या करना है? उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की न्यूनतम घात। न्यूनतम घात कौन सी है हमारे पास? ये न्यूनतम घात है, ये आपको लेना है, ठीक है ना। तो न्यूनतम घात की सभी संख्याओं गुणनफल, और न्यूनतम घात वाली सभी संख्या उभयनिष्ठ कौन सी? केवल हमारे पास एक ही है ना। तो क्या आएगा? इसका जो HCF आएगा किसका? 18, 24, 32 का कितना आएगा? केवल 2 आएगा। ओके, हो गया क्लियर? अब इसी को अगर आपसे कहें हम LCM निकालना है, क्या निकालना है? LCM निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब इसी को मैं आपको बताता हूं LCM क्या निकालना है, इसका नियम क्या है। देखिए आप, सेकेंड इसी का LCM ABCD सभी अभाज्य संख्याओं की महत्तम घात। कौन सी? सभी अभाज्य संख्याओं के महत्तम घात वाली सभी संख्याओं का गुणनफल। इसको समझिए, यहां पर महत्तम घात वाली, ठीक है ना। कैसे? फिर वही क्वेश्चन अगर आपसे ले 18, 24, 32, अभी मैंने इसका क्या निकाला था? HCF निकाला था। अब मैं क्या निकाल रहा हूं? LCM निकाल रहा हूं। देखें आप, 18 के फैक्टर करो कितना आएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। 24 करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 3, 1। 32 करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 5। अभाज्य संख्याओं के महत्तम घात। अब आप देखें, सबसे पहले यहां पर दो ही अभाज्य संख्याएं हैं, 2 और 3, सब में 2 और 3 है ना। तो आप देखेंगे LCM हमारा क्या होगा? 18, 24, 32। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है और 3 है। इसका गुणनफल करना है, बड़ी घात लेनी है। अब आप देखें 2 की बड़ी घात कौन सी है? यहां 1 है, यहां 3 है, यहां पर 5, तो सबसे बड़ी घात आ जाएगी 5। 3 लेना है, 3 की बड़ी घात कौन सी है? यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो 3 की पावर 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 5 कितना आएगा? 32 इंटू 9, 9 2 जा 18, 288, ठीक है ना। इसका एल्सियम कितना आएगा? 288। तो आपका यहां पर मैंने बताया कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा किस प्रकार से उसका प्रयोग करके आप संख्याओं का HCF और LCM निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में देता हूं और वो करेंगे आप, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है ना। देखें, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन 17, 23, 29 का LCM और HCF निकालिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है HCF कितना है हमारा? 306 और ये आपको आ जाएगा 657 इज इक्वल टू 9 और LCM निकालना है आपको, इसी का LCM कितना होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 144, 180, 144, 180 और 192।
192 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये आज का होमवर्क है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, ठीक है ना। इसका प्रयोग करके और आप ये क्वेश्चन लगाएंगे। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलेंगे।